श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसे व्यक्ति जो कैबिनेट में मिनिस्टर भी थे नेहरू जी के, लेकिन कश्मीर जाते हैं और कश्मीर के बंद जेल में उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। कश्मीर में उस वक्त धारा 370 स्थापित कर दी गई थी नेहरू सरकार द्वारा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसका विरोध कर रहे थे। उस दौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर को विशेष रियायतें दे रखी थी, वहां पर जाने के लिए परमिट लगता था। इसी बात को मुद्दा बनाते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ऐलान किया कि वो बिना परमिट के कश्मीर में दाखिल हो गए। दिल्ली में जब वो सुचेता कृपलानी से मुलाकात करते तो सुचेता कृपलानी ने उनको आगाह किया कि आप इस तरह से कश्मीर मत जाइए, आपकी जान को खतरा हो सकता है, नेहरू जी आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। एक तरफ तो ये अकेले हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लेकिन दूसरी तरफ नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला, तो असली दुश्मन है कौन फिर? साफ शब्दों में कहूँ, एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे। ये मिलकर जो है कश्मीर को अपने हिसाब से चला रहे हैं। ये जो कॉन्स्पिरेसी है उनके खिलाफ, वो कहाँ से शुरू हुई फिर? तो जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया पंजाब और जम्मू की बॉर्डर पे, आप जम्मू के किसी जेल में, जम्मू के किसी गेस्ट हाउस में, रेस्ट हाउस में उनको गिरफ्तार करके रख सकते हैं। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक हार्ट अटैक पहले भी पड़ चुका था, तब भी उनको जीप में श्रीनगर पूरी रात भर सफर करके ले जाया गया। उस समय उनको जहाँ नजरबंद कर रखा था, उनको कोई बीमारी भी हो गई थी। 20 जून 1953 को रात में उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। स्ट्रेप्थोमाइसिन करके एक दवा होती है, उसके इंजेक्शन लगाते हैं। तो वो डॉक्टर को मना करते हैं। डॉक्टर भी उनसे बोलते हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये जो इंजेक्शन अब चेंज हो गए हैं, ये जो प्रिस्क्रिप्शन था वो उनकी मृत्यु के बाद गायब कर दिया। 22 जून को करीब सुबह 5 पौने 5 बजे उनको बहुत तेजी से उनकी तबीयत खराब होती है। आप यकीन नहीं मानेंगी कि दोपहर 12 बजे तक उनको अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता और अस्पताल में पहुंचकर डिलीवरी वार्ड्स में महिलाएं डिलीवरी उनकी करवाई जाती है, महिलाओं की, उस वार्ड के अंदर उनको एडमिट किया जाता है। आज कभी राहुल गांधी मान लीजिए कहीं पे गिरफ्तार हो जाए, भगवान न करे, और कभी उनकी भगवान न करे उनकी तबीयत खराब हो जाए, तो क्या उनको कोई महिलाओं के वार्ड में भर्ती कर देगा? जब ये मृत्यु होती है तब नेहरू उस वक्त विदेश यात्रा पे, पत्रकार जब उनको सूचना देता कि अभी भारत से खबर आई है नेहरू जी की श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो गया, नेहरू जी ने सीटी बजाई और अपनी छड़ी को उन्होंने घुमाया और छड़ी घुमाते हुए प्लेन की तरफ चले। जोगमाया देवी 4 जुलाई 1953 की अपनी चिट्ठी में लिखती हैं कि आप कहते हैं मेरे बेटे से आपको स्नेह था, लेकिन आश्चर्य की बात है कि जब आप कश्मीर में गए थे 4 हफ्ते पहले तो उससे वहां पर मिलने क्यों नहीं गए? जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक बड़ा ही रोचक पत्र, ऐसा पत्र प्राप्त हुआ नेहरू का लिखा हुआ, जो शेख अब्दुल्ला को उन्होंने लिखा, और इस पत्र को पढ़कर ये साफ समझ में आ जाता है कि कोई हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू द राव्या साडा शो। आज के हमारे गेस्ट मेरे फेवरेट हैं क्योंकि हमने उनके साथ बहुत अच्छे, बहुत प्यारे और बहुत कंट्रोवर्शियल पॉडकास्ट शूट किए हैं सब्जेक्ट्स पर। एंड जिस तरह का प्यार आपने उन्हें दिया है, उनकी किताब आपने सबने पढ़ी है, हे राम, एंड व्हाट अ लवली रिस्पॉन्स। अब हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, प्लीज़ वेलकम प्रखर श्रीवास्तव जी। प्रखर जी नमस्ते। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमय मृत्यु। ऐसे व्यक्ति जो कैबिनेट में मिनिस्टर भी थे, लेकिन कश्मीर की जेल में उनकी एक रहस्यमय मृत्यु हो जाती है। कैसे, क्यों, क्या, ये पता नहीं। नेहरू जी के साथ उनकी क्या अनबन थी, दोस्ती थी, समझौता था, बहुत सारी बातें हैं जिस विषय पे मैं कहूँगी कि हम लोग जानते ही नहीं है। इनफैक्ट कई सारे लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम तक नहीं जानते हैं, प्रखर जी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आज हम इस विषय पे बात करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर रिकमेंडिंग दिस टॉपिक। सो प्रखर जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक ऐसे व्यक्ति जो कैबिनेट में मिनिस्टर भी थे नेहरू जी के, लेकिन कश्मीर जाते हैं और कश्मीर के बंद जेल में उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। कैसे, ये सब पीछे की कॉन्स्पिरेसी क्या है, क्या हुआ था? देखिए, पहले तो ये समझना होगा कि उस वक्त देश का माहौल क्या था और वो क्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी है जो उनके बारे में नहीं जानती है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी न केवल आज़ादी के पहले बल्कि आज़ादी के बाद भी एक बहुत महान नेता थे। और सबसे बड़ी उनकी जो पहचान जो मानी जाती है वो ये है कि भारतीय जनसंघ की उन्होंने स्थापना करी थी, जिसको आज हम भारतीय जनता पार्टी के नाम से, बीजेपी के नाम से जानते हैं। तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी के संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके पहले हिंदू महासभा के नेता हुआ करते थे आज़ादी के पहले। तो जब देश आज़ाद हुआ और तो एक मिला जुला मंत्रिमंडल बनाया गया, तो उसमें अन्य दलों के नेताओं को भी जगह मिली, जैसे बी आर अम्बेडकर जी को जगह मिली थी, ऐसे ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नेहरू कैबिनेट में मंत्री बनाया गया था। लेकिन
नेहरू जी की जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी थी, जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ पैक्ट किया था, लियाकत पैक्ट, उसके विरोध में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद उन्होंने 1950 के दशक की शुरुआत में भारतीय जनसंघ की स्थापना करी, जिसको आज हम बीजेपी के रूप में जानते हैं। फिर उसी दौर के अंदर वो नेहरू सरकार को एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आ चुके थे, और नेहरू सरकार के सामने चुनौतियां पेश कर रहे थे अलग अलग मुद्दों पर। लेकिन तभी एक मुद्दा, बहुत ज्वलंत मुद्दा था, और आज भी बहुत ज्वलंत मुद्दा है, और वो मुद्दा था कश्मीर का। कश्मीर में उस वक्त धारा 370 स्थापित कर दी गई थी नेहरू सरकार द्वारा, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसका विरोध कर रहे थे। ना केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी विरोध कर रहे थे, बल्कि जम्मू में एक प्रजा परिषद करके एक दल हुआ करता था, जो हिंदूवादी दल था, वो भी इसका जबरदस्त विरोध कर रहा था। तो जब प्रजा परिषद ने जब जम्मू, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा था, शेख अब्दुल्ला जो कश्मीर के नेता थे, वो कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव करते थे। 370 की वजह से उन्हें एक विशेष पावर मिले हुए थे शेख अब्दुल्ला को। तो जम्मू के हिंदू और प्रजा परिषद इसका बहुत विरोध कर रहे थे, जायज विरोध था वो। तो प्रजा परिषद ने 370 के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा। प्रजा परिषद की मांग थी कि जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से भारत में विलय हो जाना चाहिए, उसको स्पेशल स्टेटस देने की जरूरत नहीं है। तो उस दौर में प्रजा परिषद के इस आंदोलन पर फायरिंग हुई, और अलग अलग दिनों में फायरिंग हुई, जिसमें एक आंकड़ा है, कहा जाता है उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि 100 से ज्यादा जो लोग थे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के शिकार हुए, और आंदोलन करते हुए उनका बलिदान उन्होंने दे दिया। तो ये सब जब माहौल पूरा गर्म हो गया, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी घनघोर विरोधी थे धारा 370 के, और उन्होंने एक नारा दिया था, एक देश एक विधान एक प्रधान। ये उनका नारा था, एक निशान, मतलब था एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान, क्योंकि कोई किसी को स्पेशल स्टेटस नहीं। और आज भी ये बीजेपी का नारा है। तो इतने साल बाद भी तो ये नारा देते हुए उन्होंने ऐलान किया कि वो कश्मीर जाएंगे। अब जम्मू कश्मीर क्यों जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जाने के लिए, ये बहुत कम लोग आज जानते हैं कि आज जैसे हम लोग हैं, अभी हम श्रीनगर घूमना चाहें तो हम फ्लाइट से टिकट बुक करवाएंगे या ट्रेन से, जैसे भी हम पहुंच के बाय रोड हम सीधे हमारे देश का हिस्सा है, हम चले जाएंगे। लेकिन उस दौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर को विशेष रियायतें दे रखी थी। वहां पर जाने के लिए परमिट लगता था, मतलब आप बिना आज्ञा के जो है वो जम्मू कश्मीर में दाखिल नहीं हो सकते जब तक आपके पास परमिट ना हो। सोचिए, भारत माता के ही एक हिस्से में जाने के लिए, भारत माता का जो विशाल हमारा आंगन है, उसके ही एक हिस्से में जाने के लिए, सोचिए आपको अपने घर के एक दूसरे कमरे में जाने के लिए परमिट लगे, ये कितने अन्याय की बात है। तो ये परमिट लगता था, परमिट सिस्टम था कश्मीर में। तो जैसे भी हम नेपाल जाना भी जितना मुश्किल नहीं, उससे ज्यादा मुश्किल जो था उस समय कश्मीर जाना था अपने ही देश के अंदर। तो इसी बात को मुद्दा बनाते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ऐलान किया कि वो बिना परमिट के जो है धारा 370 का विरोध करते हुए और कश्मीर का पूर्ण विलय भारत में करते हुए, इसकी मांग करते हुए वो बिना परमिट के कश्मीर में दाखिल होंगे। तो ये 1953 की बात है, 1953, और मई का महीना था। मई के जहां तक अगर मुझे तारीख याद है तो 8 मई को उन्होंने दिल्ली से अपनी यात्रा आरंभ की। तो जब वो दिल्ली से यात्रा आरंभ कर रहे थे तो यहाँ पर एक पहला सुराग मिलता है कि जो बाद में जाके कश्मीर में उनकी रहस्यमयी मौत हुई, तो उसका जो पहला सुराग दिल्ली में मिलता है। दिल्ली में जब वो सुचेता कृपलानी से मुलाकात करते हैं, सुचेता कृपलानी के बारे में बता दूं, सुचेता कृपलानी, आचार्य कृपलानी भारत के स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस अध्यक्ष रहे, उनकी धर्मपत्नी थी, और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी को बनाया गया था। कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता थी। चूंकि शादी के पूर्व मतलब वो बंगाली थी, शादी उन्होंने कृपलानी जी से की थी, सिंधी थे वो, लेकिन वो बंगाली थी, तो उनका श्यामा प्रसाद मुखर्जी से अच्छी मित्रता थी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब उनके घर भोजन करने के लिए गए सुचेता कृपलानी के घर, तो सुचेता कृपलानी ने उनको आगाह किया कि आप इस तरह से कश्मीर मत जाइए, आपकी जान को खतरा हो सकता है, नेहरू जी आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोलते हैं कि नेहरू जी से मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं, हम लोग राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, तो ऐसा क्यों तुम्हें लगता है? बोले नहीं, आप नेहरू जी को नहीं जानते, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो मुझे मालूम है नीचे लोग कमेंट करेंगे कि तुम वहां पर बैठे हुए थे क्या जो तुमको मालूम है। लोग इस तरह के मूर्ख हैं। असल में ये बात एक पुस्तक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर, जिसे लिखा है तथागत राय ने। तथागत राय जो है वो 2-3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं उस समय, अभी वर्तमान में अभी भी हैं। उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक के अंदर ये सुचेता कृपलानी और
श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बातचीत का जिक्र है, जिसमें सुचेता कृपलानी उनको आगाह करती हैं। और ये बात बलराज मधोक, जो जनसंघ के एक बड़े नेता थे, अटल जी और अडवाणी जी के समकालीन थे, उन्होंने भी ये बात कही है। तो कोई ये ना समझे कि प्रखर श्रीवास्तव मन से कोई अपनी बात कह रहा है, ये किताबों के अंदर दर्ज है और बड़े वरिष्ठ लोगों ने इस बात को किया है। लेकिन सुचेता कृपलानी ने ऐसा कहा और ऐसा हुआ, हमें इस पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें दूसरा पहलू भी है, जब हम किसी की रहस्यमय मृत्यु की हम पड़ताल कर रहे हैं, हम उस पर बातचीत कर रहे हैं, तो हमें जिम्मेदार होना पड़ेगा। तो सुचेता कृपलानी ने नेहरू को लेकर आगाह किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कि आपके साथ कुछ हादसा हो सकता है, लेकिन हम इस पर भी कुछ देर के लिए विश्वास नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब पंजाब तक पहुंच जाते हैं, तो दूसरा जो उनकी पूरी कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करता है। तो सामान्यतः क्या होता था, वो पहले दिल्ली से अंबाला गए, अंबाला से फगवाड़ा, अलग अलग जगहों से होते हुए जब वो पंजाब और जम्मू कश्मीर की बॉर्डर पे पहुंचे, तो सामान्यतः ये होता था कि जो भी बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में दाखिल होता था, उसको पंजाब पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर लेती थी। क्योंकि जहां बॉर्डर है वहां पे पंजाब पुलिस का भी चेक पोस्ट होता था और कश्मीर पुलिस का भी चेक पोस्ट होता था। तो जो अगर एंट्री कर रहा है तो पहले पंजाब पुलिस उसका परमिट चेक करती थी, जब वो एंट्री कर जाता था जम्मू कश्मीर में तो जम्मू कश्मीर पुलिस उसकी परमिट चेक करती थी। तो जम्मू का जो पंजाब का जो चेक पोस्ट था, उस पे सामान्यतः लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था कि भाई बिना परमिट के आप क्यों जा रहे हैं। उसके पहले दो भारतीय जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के कुछ कार्यकर्ताओं को 1 महीने पहले इस तरह से गिरफ्तार किया गया था। लेकिन आश्चर्यजनक तौर पर, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जब वो बिना परमिट के दाखिल होते हैं तो पंजाब पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, उनको हरी झंडी दे देते हैं कि हाँ ठीक है आप दाखिल हो जाइए। और अगर वो ऐसा करती पंजाब पुलिस, तो जाहिर तौर पर उन पर जो केस दर्ज होता, पंजाब में केस दर्ज होता। पंजाब तो पूरी तरह से भारत का हिस्सा था, तो वहां पर जो भी भारत के नियम कायदे संविधान लागू होता, उन्हें जमानत मिल जाती, वो छूट जाते। लेकिन कश्मीर में अलग विधान था, अलग संविधान था, वहां की कोर्ट की प्रोसेसिंग उस वक्त अलग हुआ करती थी। तो कश्मीर के, अगर वो कश्मीर में गिरफ्तार होते तो कश्मीर के कानूनों के तहत उन पर केस चलता। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि भारत में 2 तरह के कानून चल रहे थे। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पंजाब की जो पुलिस है वो दाखिल होने देती है, और जब वो एक पुल होता है बीच में, पंजाब पुलिस और पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच में, उस पुल के बीच में जब वो पहुंचते हैं जीप में बैठ के, तो वहां पर उनको कश्मीर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और यहाँ पे एक बहुत रोचक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, और उससे लोगों को अंदाजा लगेगा कितने बड़े नेता थे। उस वक्त जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गिरफ्तार किया जाता है, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने, उनके पर्सनल असिस्टेंट की भूमिका में उनके साथ होते हैं। तो जब कश्मीर पुलिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गिरफ्तार करती है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी अटल बिहारी वाजपेयी से कहते हैं कि जाओ अटल, पूरे देश को बताओ मेरे साथ क्या हुआ। और ये अटल जी ने अपने इंटरव्यू में बताया है। तो अटल जी को पुलिस नहीं गिरफ्तार करती है, जो गिरफ्तार होके ये बाकी उनके 2-3 साथियों के साथ उनको कश्मीर पुलिस इस तरह से गिरफ्तार कर लेती है। प्रकाश जी, मुझे एक बात बताइए, आपने जो अभी इनकी मृत्यु के बारे में बताया और स्टार्टिंग से जो शुरुआत से बताया, 2-3 सवाल इसमें ऐसे हो जाते हैं कि जब सुचिता कृपलानी को पता था कि इनके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो क्या सच में उन्हें कोई अंदेशा था पहले से, कोई अंदाजा था कि या कुछ गड़बड़ है यहाँ पर? बिकॉज गिविंग दिस टाइप ऑफ हिंट इज ऑल्सो अ बिग थिंग। दूसरा सवाल मेरा ये है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो देश के प्रेसिडेंट थे, संघ उस समय, भारतीय जनसंघ जी, भारतीय जनसंख्या पार्टी के। तो अब उस समय एक प्रेसिडेंट को अपने ही देश में एक स्टेट में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है। दैट इज ऑल्सो, मतलब लोगों के लिए, आम जनता के लिए ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नहीं, देखिए, सुचिता कृपलानी वाली जो आपने बात बताई, तो सुचिता कृपलानी ने लंबे समय तक कांग्रेस में काम किया, और वो उनके पति आचार्य कृपलानी और सुचिता कृपलानी स्वयं गांधी जी की बड़ी क्लोज थी, और नेहरू जी की उनने कार्यशैली को बहुत करीब से देखा था। और यहाँ पर एक बात का उल्लेख जरूरी है, मैंने आपके साथ जो पिछला पॉडकास्ट किया था नेहरू जी के बारे में, उसमें आचार्य कृपलानी की उस घटना का भी जिक्र किया था कि जो नेहरू जब प्रधानमंत्री बने, जो कांग्रेस अध्यक्ष बने, सरदार पटेल के पास ज्यादा वोट थे और नेहरू के पास कम थे, तब भी नेहरू को गांधी जी ने जो चुन दिया था अध्यक्ष के तौर पर, हमने एक बार बात भी की थी पॉडकास्ट में, और उसके बाद उनको प्रधानमंत्री पद का मिल गया। तो उसमें आचार्य कृपलानी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, सुचिता कृपलानी के पति ने। मतलब पूरा जो प्लान गांधी जी की तरफ से बनाया गया था नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का, उसका पूरा जो पपेट थे या जो कहे मास्टरमाइंड थे, वो आचार्य कृपलानी थे। लेकिन जब नेहरू ने अपना कार्य समिति बनाई अध्यक्ष बनने के बाद, तो उन्होंने आचार्य कृपलानी को आउट कर दिया था। तो आचार्य कृपलानी और सुचिता कृपलानी
दोनों पति पत्नी नेहरू जी की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते थे। अरे ना। चूंकि सुचिता कृपलानी बंगाली थी और उनकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी से मित्रता थी, तो उनको कहीं ना कहीं ये अंदेशा था कि ये कुछ मामला गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि कश्मीर बहुत सेंसिटिव इश्यू था। जो आपने कहा कि परमिट लेकर जाना पड़ता था, तो लोग समझ रहे थे, लोगों का कहना था कि पूरे भारत के सभी रियासतों का विलय भारत में आराम से हो गया, वो भारत का हिस्सा बन गए, तो ऐसा कश्मीर में क्या है कि आपने उसको स्पेशल स्टेटस 370 का दे रखा है, परमिट लगाते हो। तो ये बहुत ही, आज भी हर भारतीय के लिए कश्मीर का जो मामला है बड़ा, हम लोगों के लिए बड़ा ही जुड़ाव का विषय रहता है, चाहे आम जनता हो चाहे जो भी हो। तो उस वक्त भी जुड़ाव का विषय था। तो जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस मुद्दे को उठाया, परमिट वाले मुद्दे को, उन्होंने कहा कि एक देश के अंदर जो है वो एक विधान, एक निशान, एक प्रधान होना चाहिए, तो ये बड़ा जबरदस्त नारा साबित हुआ। तो कहीं ना कहीं नेहरू जी के लिए ये एक था कि ये बहुत बड़े आंदोलन में तब्दील हो सकता है। तो ये एक विषय जो था, ये बहुत गंभीरता पैदा करता है। दूसरा, शेख अब्दुल्ला के साथ नेहरू जी के जो संबंध थे वो जबरदस्त संबंध थे। दोनों की जो दोस्ती थी वो बड़ी मिसालें उस दोस्ती की दी जाती थी उस दौर में, क्योंकि आप कल्पना, बस मैं उस पर तो हम एक स्पेशल पॉडकास्ट भी कर सकते हैं शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी के रिलेशनशिप पर। लेकिन मैं सिर्फ इतना बता दें, एक दो किस्सा क्या है। जब 1946 में शेख अब्दुल्ला ने राजा हरि सिंह जो महाराज थे कश्मीर के, उनके खिलाफ जब आंदोलन किया, राजा कश्मीर छोड़ो, डोगरा कश्मीर छोड़ो, तो बेसिकली वो एंटी हिंदू आंदोलन था। मतलब डोगरा जो होते हैं और जो कश्मीरी पंडित, उनके खिलाफ वो आंदोलन था। हालांकि उसको एक राजा के खिलाफ आंदोलन की शक्ल दी गई। तो जब शेख अब्दुल्ला को राजा हरि सिंह ने गिरफ्तार कर लिया, तो नेहरू जी उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे और वो शेख अब्दुल्ला को बचाने के लिए कश्मीर पहुंच गए थे, तो राजा हरि सिंह ने नेहरू जी को गिरफ्तार कर लिया था। तो सोचिए, मतलब इतना प्यार था शेख अब्दुल्ला से नेहरू को कि वो उनको बचाने के लिए, देश आजाद होने वाला है, कैबिनेट मिशन भारत आया हुआ है, उसके साथ बातचीत करना, वो सब छोड़ के शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए वो वहां चले गए थे और वहां पे उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। बड़ी मुश्किल से जो है फिर गांधी जी और मौलाना आजाद ने समझाया राजा हरि सिंह को, तब राजा हरि सिंह ने नेहरू जी को छोड़ा। तो बहुत तगड़ी दोस्ती थी शेख अब्दुल्ला और उसकी। और शेख अब्दुल्ला को 370 के माध्यम से जो फायदा मिल रहा था, वो एक तरह से एक आजाद देश की तरह वो कश्मीर को चला रहा था। और उस समय आपको बहुत कम, नई पीढ़ी तो जानती नहीं होगी कि जैसे हर राज्य के जो मुखिया होता है उसको मुख्यमंत्री कहते हैं, चीफ मिनिस्टर, लेकिन कश्मीर का जो मुख्यमंत्री होता था उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो जैसे नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे, शेख अब्दुल्ला के आगे प्रधानमंत्री कश्मीर लिखा जाता था। तो वो एक तरह से अपने उसमें था, और उसको चुनौती किसी आदमी ने दी पहली बार और जबरदस्त तरीके से और वैलिड रीजन पे, तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो शेख अब्दुल्ला और नेहरू दोनों के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बहुत बड़ा राजनीतिक खतरा। तो मतलब ये दोनों ही दुश्मन थे, क्योंकि मेरा सवाल तो ये है कि एक तरफ तो ये अकेले हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिनका ये नारा था, एक प्रधान, एक विधान, एक निशान, है ना, लेकिन दूसरी तरफ नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला, तो असली दुश्मन है कौन फिर? दोनों में शेख अब्दुल्ला और नेहरू को आप अलग करके मत आकिए। जब हम 1953 के मई और जून महीने की बात कर रहे हैं, तब तक इन दोनों को हम अलग करके नहीं, हम अगर मैं किसी को बुरा न लगे तो साफ शब्दों में कहूँ, एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे। ये मिलकर जो है कश्मीर को अपने हिसाब से चला रहे थे। तो इनमें से इनकी जो भी दुश्मनी थी वो सामूहिक रूप से जो है दोनों की मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दुश्मनी से मेरा मतलब है राजनीतिक दुश्मनी से, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी किसी की। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके लिए जो उनकी पूरी जो एक प्लानिंग थी कश्मीर को लेके, उसके लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट, बहुत बड़ी एक मुसीबत साबित हो रहे थे नेहरू और शेख अब्दुल्ला के नजर से। तो उस समय जब कश्मीर जा रहे थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी, आपने जैसे बताया, वो भी उनके साथ थे। अब ये कोई टूरिस्ट प्लान तो नहीं था, टूरिस्ट ट्रिप तो नहीं था कि जा रहे हैं घूमने के लिए और घूम कर आ जाएंगे, नहीं, दिस वाज सम काइंड ऑफ प्लान, जो आपने अभी साफ साफ बताया कि क्यों गए थे वहां पर, है ना, और आप आगे बताएंगे भी। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि ये जो कॉन्स्पिरेसी है उनके खिलाफ, वो कहाँ से शुरू हुई फिर? वो देखिए गिरफ्तारी के पहले शुरू हो जाती, जो मैं पंजाब वाला जिक्र किया कि पंजाब पुलिस उन्हें रोकती नहीं, अंदर दाखिल होने देती है। तो जाने का मकसद यही था कि ये तो तय था कि नियम आप तोड़ोगे कोई भी, आप बिना अनुमति के जाओगे, बिना परमिट के, तो गिरफ्तार तो होना ही है। लेकिन इस तरह के राजनीतिक आंदोलन में गिरफ्तारियां होती हैं, कुछ दिन बाद गिरफ्तारी हम देखते हैं, कई लोग धरने प्रदर्शन बिना अनुमति करते हैं, पुलिस पकड़ती है, कुछ दिन में छोड़ देती है, उसी दिन शाम को छोड़ देती है, लेकिन वो अपने विरोध दर्ज करवा देते हैं। तो लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। तो जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया, पंजाब और जम्मू की बॉर्डर पे, पुल पे गिरफ्तार किया गया, पुल के बीचों बीच गिरफ्तार किया गया। सामान्यतः क्या होना चाहिए था, अगर आपने जम्मू बॉर्डर से गिरफ्तार किया है
तो जम्मू कोई छोटा शहर तो नहीं है, ग्रीष्मकालीन राजधानी तो जम्मू भी होता है जी जम्मू कश्मीर की, और सॉरी शीतकालीन राजधानी होता है जब, तो दोनों के वहां पे विधानसभा की बड़ा शहर है जम्मू। हाँ। आप जम्मू के किसी जेल में, जम्मू के किसी गेस्ट हाउस में, रेस्ट हाउस में उनको गिरफ्तार करके रख सकते हैं। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक हार्ट अटैक पहले भी पड़ चुका था, तब भी उनको जीप में पहाड़ी रास्तों से होते हुए, आज भी श्रीनगर बाय रोड जाना आसान नहीं है, जो जाए गए वो समझ सकते होंगे। सोचिए उस जमाने में उनको एक जीप में, सरकारी जीप में लाद कर श्रीनगर पूरी रात भर सफर करके ले जाया गया। ये 8-9 मई 10 मई की तारीख अब तक आ चुकी है गिरफ्तारी के बाद। और श्रीनगर से भी 16 किलोमीटर दूर एक थोड़ी सी पहाड़ी पे एक गेस्ट हाउस था, वहां पर उनको जो है नजरबंद करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी को रख दिया। तो यहां पर ये बहुत दिलचस्प बात है और ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि ऐसे व्यक्ति को जो इतना महत्व का था, एक समय कह सकते हैं कि विपक्ष का नेता था, जो आज पद राहुल गांधी के पास है, उनके पास एलओपी का पद नहीं था, लेकिन वो उसी तरह का दर्जा उनको एक तरह से मिला हुआ था। करेक्ट। सबसे बड़ी 2 बड़ी पार्टियों में से उनके साथ कोई नहीं था उस समय, कोई काउंसिल, कोई नहीं, उनके साथ 2 लोग और गिरफ्तार किए गए थे उनके साथ ही। तो एक जिस जगह पे उनको रखा गया वो श्रीनगर से 16 किलोमीटर दूर जगह थी। ना वहां पर फोन था, ना वहां पर और सुविधाएं थी, बस एक घर जैसा था, खच्चर सा, ठीक है, वो सामान्य घर था। और उसके अंदर उनको रख दिया गया। और ये जो सारी चीजें हो रही थी, जब उनको पकड़ लिया गया, वहां पर उनको नजरबंद कर दिया गया, तो दिल्ली के अंदर भी षड्यंत्र रचा जा रहा था। ये षड्यंत्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे उस दौर में एक राजनीतिक केस चल रहा था दिल्ली की अदालत में। किसी आंदोलन वगैरह में हर नेता पे इस तरह के केस चलते रहते हैं, तो किसी आंदोलन का एक केस उनका चल रहा था जिसमें उनकी पेशी होनी थी दिल्ली के कोर्ट में। तो दिल्ली कोर्ट में जब उनकी पेशी होनी थी तो उसको डिले किया जा रहा था। वो डिले ऐसे किया जा रहा था कि एक सब इंस्पेक्टर जो उस मामले का गवाह था, एक वो दूसरा केस था उनके ऊपर, उसमें सब इंस्पेक्टर उस मामले का गवाह था, वो बार बार पुलिस कोर्ट के सम्मन के बाद भी वो कोर्ट के अंदर पेश नहीं होता था, वो हर पेशी पर गायब हो जाता था। तो उससे उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी के खिलाफ जो केस चल रहा था वो डिले होता जा रहा था। एक सामान्य से केस था, वो सब इंस्पेक्टर पेश होता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आखिरी गवाही के लिए बुलाया जाता और इस तरह से वो केस रफा दफा हो जाता। लेकिन वो सब इंस्पेक्टर, तो कोर्ट जो था दिल्ली कोर्ट, उसको शक हुआ। उसने जब उसकी जांच की तो उन्हें मालूम पड़ा कि बार बार बीमारी का बहाना बनाकर ये सब इंस्पेक्टर जो है बार बार दिल्ली पुलिस का पेश नहीं होता। तो दिल्ली की कोर्ट ने, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी श्रीनगर के एक घर के अंदर नजरबंद शेख अब्दुल्ला की सरकार ने कर रखा है, तब दिल्ली की एक कोर्ट कश्मीर की सरकार को, जम्मू कश्मीर की शेख अब्दुल्ला सरकार को एक नोटिस भेजती है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर हमारी अदालत के कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, हमें इनकी पेशी की जरूरत है, इनको आप दिल्ली भेजिए। तो आप यकीन नहीं मानेंगी कि भारत की एक अदालत एक सरकार को निर्देश देती है कि भाई आपके यहाँ ये आदमी आपने नजरबंद कर रखा है, इसकी हमारे यहाँ भी एक केस में जरूरत है, इसको यहां पर भेजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जम्मू कश्मीर का जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो दिल्ली की कोर्ट को मना कर देता है कि हम भेजने में सक्षम नहीं, हम नहीं भेजेंगे। मतलब ये इस तरह की दादागिरी इस देश में चल रही थी। कई लोग होते हैं जिनके ऊपर 2 राज्यों में केस चल रहे होते हैं, अगर एक राज्य में वो बंद है और उसके दूसरे राज्य के अंदर सुनवाई है, और इस राज्य की कोर्ट अगर उस राज्य को बोलती है कि अपनी एक कैदी यहाँ पर इसकी गवाही के लिए यहाँ पर भेजो, तो सुरक्षा में भेजना पड़ता है। आप पेशी करवाते, वापस श्रीनगर ले जाते। लेकिन आप सोचिए षड्यंत्र कितना गहरा होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वो दिल्ली की अदालत में नहीं भेजा गया। और ये इसके लिए बता दूं कि ये बात मुझे कैसे मालूम है। एक बहुत बड़े भारत के नेता होते थे, लोकसभा अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी, वो कम्युनिस्ट नेता थे। उनके जो पिताजी होते थे वो थे एनसी चटर्जी, वो हिंदू महासभा के नेता होते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दोस्त थे और वो सांसद भी होते थे। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के बाद जब संसद में इस पर चर्चा हुई, तो ये जो कोर्ट वाली बात है, ये एनसी चटर्जी ने 1953 में श्यामा प्रसाद की मृत्यु के पश्चात संसद में यह आरोप लगाया था कि ये दिल्ली भी शामिल है साजिश के अंदर, कि भाई जब दिल्ली का कोर्ट बुला रहा है कि भेज दो उनको, तो आप कश्मीर ने क्यों नहीं भेजा, आपने प्रेशर क्यों नहीं डाला शेख अब्दुल्ला पे कि अवहेलना कर रहे हैं कानून की वो। तो ये सब उस दौर के अंदर हो रहा था। लेकिन उस समय उनको जहां नजरबंद कर रखा था, उनको कोई बीमारी भी हो गई थी। देखिए उसके बाद वो कम से कम 30 से 40 दिन तक वो वहां पर रहे जी। और ये सब स्थितियां मैंने आपको बताई हैं, लगातार उनके खिलाफ कुछ ना कुछ दिक्कतें थी वहां पर, इस तरह की उनकी देखभाल नहीं हो रही थी। चूंकि जून के महीने तक वहां पर रातें बड़ी ठंडी हो जाती हैं
और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से आते थे, दिल्ली वगैरह में रहते, उनको उस तरह की आबो हवा का अनुभव नहीं था। इसलिए बेहतर होता कि उन्हें जम्मू में किसी जगह पे नजरबंद करके रखा जाता, जो कम ठंडा इलाका है, तो उस तरह की दिक्कत नहीं होती। लेकिन निश्चित तौर पर उनको जब श्रीनगर में रखा गया एक आइसोलेटेड सी जगह पर, तो उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। तो 8 मई को वो गिरफ्तार होते हैं, उनको पहाड़ी रास्तों से ले जाया जाता है और 20 जून 1953 को 20 जून 1953 को रात में उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। तो उनका इलाज जो करने के लिए जो चुना जाता है, उस डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर मोहम्मद अली। तो डॉक्टर अली जो होते हैं वो उनका इलाज शुरू करते हैं। 20 जून से उनका इलाज शुरू होता है। तो एक दवा होती थी, अगर मैं सही उसका नाम ले रहा हूं तो स्ट्रेप्थोमाइसिन करके एक दवा होती है, उसके इंजेक्शन लगाते हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक वेल टू डू फैमिली से आते थे, उनको थोड़ा सा मेडिकल साइंस के बारे में भी जानकारी थी। He was against it. हाँ, और चूंकि वो डायबिटीज भी थी, उनको हार्ट की भी प्रॉब्लम थी, तो वो डॉक्टर को मना करते हैं, डॉक्टर अली को मना करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, देखिए ये जो मेरे को स्ट्रेप्थोमाइसिन के आप इंजेक्शन लगा रहे हो, ये मुझे मेरे फैमिली डॉक्टर जो कलकत्ता में उसने मना किया है कि मुझे इसका इस्तेमाल नहीं करना है। बोला नहीं आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, डॉक्टर अली उनसे बोलते हैं, बोला आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये जो इंजेक्शन अब चेंज हो गए हैं, इसकी अब इसके जो भी अंदर डोसेज और केमिकल वगैरह चेंज हो चुका है, अब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, अब ये नुकसान नहीं करता। अच्छा। और वो इंजेक्शन उनके ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। तो 20 जून को जब इनका इस तरह के स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो उनकी तबीयत और डबल डोज दिया जाता जो भी वो उसका वो इसलिए मैं नहीं बता सकता कि जो प्रिस्क्रिप्शन था वो उनकी मृत्यु के बाद गायब कर दिया गया। ये बातें जो लिखी हुई हैं, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे सामने आई, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो जब जो स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो 21 जून 1953 को उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। तो फिर संदेशा भिजवाते हैं, तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। तो डॉक्टर अली खुद इस बार देखने नहीं आते हैं, अपने एक जूनियर डॉक्टर को, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देखने के लिए भेजते हैं। तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। फिर आती है 22 जून की तारीख। तो 22 जून को करीब करीब सुबह 5 पौने 5 बजे उनको बहुत तेजी से उनकी तबीयत खराब होती है, और इस कदर तबीयत खराब होती है कि उनको लगता है कि अब अस्पताल जाना पड़ेगा। अब ये 22 जून की 5 बज चुका है सुबह का। आप यकीन नहीं मानेंगी कि दोपहर 12 बजे तक उनको अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता है। और 12 बजे अस्पताल मालूम कैसे पहुंचाया जाता है? एक एम्बुलेंस तक उनको लेने नहीं आती है, कोई नहीं, एक टैक्सी के अंदर उनको बिठाया जाता है। जब वो 7 घंटे तड़प चुके होते हैं 22 जून की सुबह 5 बजे से लेकर 22 जून की दोपहर 12 बजे, उनको एक टैक्सी में लाद कर एक अस्पताल में पहुंचाया जाता है। अब आप कल्पना कीजिए कि कहीं ना कहीं ऐसा अंदाजा था कि साइलेंट हार्ट अटैक उनको पड़ चुका है स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन के बाद। तो जो अस्पताल होता है वो थोड़ा ऊंचाई पे होता है, टैक्सी वहां पे नहीं चढ़ पाती, तो पैदल उनको चला कर ले जाते हैं। बाप रे। और अस्पताल में पहुंचकर नीचे एक वार्ड होता है, उस वार्ड में भर्ती नहीं किया जाता, दूसरी तीसरी मंजिल पे एक वार्ड होता है, उस वार्ड के अंदर उनको सीढ़ियां चढ़वा के ले जाया जाता है। मरने वाले को और मारो। अभी बात खत्म नहीं हुई है। और जानती हैं वो वार्ड कौन सा वार्ड होता है जिसमें उनको भर्ती किया जाता है? डिलीवरी वार्ड, जिसमें महिलाओं की प्रसूतियां होती हैं, जिसमें महिलाएं डिलीवरी उनकी करवाई जाती है महिलाओं की, उस वार्ड के अंदर उनको एडमिट किया जाता है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सवाल है कि क्या शेख अब्दुल्ला कभी बीमार पड़ते होंगे तो क्या महिला वार्ड के अंदर उनको भर्ती करवाया जाता होगा? क्या जवाहरलाल नेहरू कभी बीमार पड़ते होंगे तो क्या किसी दिल्ली के सरकारी अस्पताल में पैदल चलवा कर उनको महिला डिलीवरी जच्चा बच्चा वार्ड के अंदर एडमिट करवाया जाता होगा? देश का इतना बड़ा नेता जिसने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, देश का इतना बड़ा नेता जो विपक्ष की एक बड़ी पार्टी का नेता था, देश का इतना बड़ा नेता जो बंगाल सरकार के अंदर मंत्री रहा था, इतना बड़ा नेता जो नेहरू कैबिनेट के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर रहा था, जिसने भारत में कारखाने, लोग कहते हैं ना नेहरू जी ने ये भारत में बड़े का नहीं, उद्योग विकास मंत्रालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास होता था। और ये लोहे के जितने बड़े बड़े भारत में कारखाने लगे हैं, ये जो रेलवे के डब्बे बनाने के कारखाने लगे हैं, इंजन बनाने के कारखाने लगे हैं, ये सब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन है भारत को। ये झूठे नेहरूवादी इतिहासकार झूठ बोलते हैं कि नेहरू की दूरदृष्टि थी, ये दूरदृष्टि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थी। सोचिए उन्होंने भारत के विकास, औद्योगिक विकास के लिए कितने बड़े बड़े कारखाने लगाए, क्या क्या नहीं किया उन्होंने, और बदले में उनको क्या मिला? महिला प्रसूति वार्ड के अंदर उनको भर्ती कर दिया गया। ये इस देश में होता था। आज कभी राहुल गांधी मान लीजिए कहीं पे गिरफ्तार हो जाए, भगवान ना करे, और कभी उनकी भगवान ना करे उनकी तबीयत खराब हो जाए, तो क्या उनको कोई महिलाओं के वार्ड में भर्ती कर देगा?
ये इस देश में हो रहा था, इसलिए मालूम होना चाहिए। और महिलाओं के जब प्रसूति वार्ड में उनको बंद किया जाता, भर्ती किया जाता है, तो वहां पर डॉक्टर अली फिर से आते हैं और उनको एक सफेद जो है वो एक वो दिया जाता है, एक पाउडर पीने के लिए पानी में घोल के, वो पाउडर वो पीते हैं और उसके बाद उन्हें एक इंजेक्शन और लगाया जाता है। तो लेकिन वो इंजेक्शन लगाने के लिए एक राजकुमारी टिक्कू करके एक नर्स होती है। अब ये कहानी यहां से आती है कि ये सब कैसे मालूम पड़ा, कि राजकुमारी टिक्कू जो नर्स होती है उनको देखभाल की जिम्मेदारी दी जाती है। तो डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्रिप्शन लिख के बताते हैं कि ये सफेद पाउडर मैंने इनको पीने को दे दिया है, ये इनके इंजेक्शन है, थोड़ी देर बाद इनको इंजेक्शन लगा देना। तो राजकुमारी टिक्कू, तब तक 23 जून हो चुका है, 23 जून की रात हो चुकी है। तो जब राजकुमारी टिक्कू उनको इंजेक्शन लगाती हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जोर जोर से चीखने लगते हैं और वो चीखते हुए बोलते हैं कि मुझे जलन हो रही है, मुझे बहुत जल रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो राजकुमारी टिक्कू जो नर्स होती हैं वो घबरा जाती हैं, वो डॉक्टर अली को फोन लगाती हैं। तो डॉक्टर अली फोन उठाकर बोलते हैं कि नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब तक वो फोन करके वापस आती है तब तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दुखद देहांत हो जाता है, वो इस दुनिया में नहीं रहते। और राजकुमारी टिक्कू ने यह बात जो उनके पहले इलाज स्ट्रेप्टोमाइसिन के इलाज से लेकर अब तक जो पूरी बताई है, ये राजकुमारी टिक्कू को ढूंढ लिया सावित्री मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बेटी होती थी। जब वो गई कश्मीर तो उन्होंने सब पड़ताल की, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन गायब कर दिया गया, वो दवाइयों के खाली शीशियां गायब कर दी गई, उनकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो पर्सनल डायरी थी वो गायब कर दी गई। तो उन्होंने पूरी फिर भी जो पड़ताल करी तो राजकुमारी टिक्कू उन तक वो पहुंच गई, जिन्होंने आखिरी समय में डॉक्टर अली के निर्देश पर उनका इलाज करा था। तो राजकुमारी टिक्कू ने सावित्री बनर्जी को, ये सावित्री मुखर्जी उनकी बेटी थी, बाद में उन्होंने बनर्जी परिवार में शादी की थी, सॉरी माफ करिएगा, सविता बनर्जी उनकी बेटी थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। तो सविता बनर्जी को सब कुछ राजकुमारी टिक्कू ने ये सारी जानकारी दे दी। लेकिन एक बात बताएं प्रखर जी, कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कोई ट्रायल नहीं हुआ? ये बहुत दिलचस्प बात है कि जब जरा सी ये किसी सामान्य डिटेंशन में थे, कभी नहीं हुआ, इतने बड़े लेवल का आदमी। आप जांच की बात करेंगे, उनकी मृत्यु की जांच की बात की, देखिए बड़ी अजीब सी बात है कि उनकी मृत्यु के बाद हुआ क्या, ये भी हमें समझना जरूरी। इसी में आपकी बात का सवाल का जवाब छिपा हुआ है कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हुई तो ऐसा नहीं है कि वो मृत्यु हो गई और किसी ने उसको लेकर आवाज नहीं उठाई, कि देश में उबाल आ गया, बवाल आ गया। दिल्ली में भारतीय जनसंघ ने जबरदस्त तरीके से इसका विरोध किया और बहुत ही उग्र विरोध, मतलब कहते हैं कि पुरानी दिल्ली में हजारों हजार लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी ये खबर सुनने के बाद। और चूंकि कलकत्ता तो उनका गृह नगर था जी, कलकत्ता के बड़े नेता थे, कलकत्ता से वो चुनाव जीते थे, पूरे कलकत्ता के अंदर आक्रोश। कल उस समय पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस की सरकार होती थी, विधान चंद्र रॉय, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय उसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जो थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मित्र भी थे, लेकिन उनका विरोध शुरू हो जाता उधर विधान चंद्र रॉय का, इधर नेहरू सरकार के खिलाफ। नेहरू जब ये मृत्यु होती है तब नेहरू उस वक्त विदेश यात्रा पे होते हैं। और जहां तक मेरा जो मैंने रिसर्च किया है वो जिनेवा से काहिरा जा रहे होते हैं। तो एक पत्रकार उनको एयरपोर्ट पे सूचना देता है कि भारत से अभी अभी खबर आई है। पत्रकारों का जो प्रतिनिधि मंडल उनके साथ जो पहले प्रधानमंत्रियों के साथ जाता था, अब तो मोदी जी के समय जाना बंद हो गया है। तो जो प्रतिनिधि मंडल जाता है उसको खबर मिल जाती है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो गई है। तो बकौल तथागत राय जो पूर्व राज्यपाल है, उन्होंने जो पुस्तक लिखी है अप्रतिम नायक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसमें वो लिखते हैं, ये मेरा दावा नहीं है, तथागत राय का दावा है कि वो ने उस पत्रकार से बात की थी शायद। तो वो पत्रकार जब उनको सूचना देता है जिनेवा काहिरा एयरपोर्ट पे कि अभी भारत से खबर आई है नेहरू जी की श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो गया है, तो बकौल पत्रकार तथागत राय अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि नेहरू जी ने सीटी बजाई, मतलब वो सीटी जैसे अपन बजाते हैं ऐसे करके सीटी बजाई और अपनी छड़ी को उन्होंने घुमाया और छड़ी घुमाते हुए वो प्लेन की तरफ चल दिया। ये एक पत्रकार का दावा है, मैं उसकी सच्चाई को मैं नहीं कहता, मैंने पुस्तक में पढ़ा, उस पुस्तक का नाम मैंने बता दिया। मे बी मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन एक पूर्व राज्यपाल, एक पूर्व गवर्नर तथागत रॉय ने अपनी पुस्तक के अंदर उस पत्रकार से बात करने के बाद ये लिखा है कि, लेकिन ये इनह्यूमन तो मैं मानता हूं, अमानवीय तो है कि आप किसी अपने साथी जो आपकी कैबिनेट में मंत्री रहा हो, भले ही नेता विपक्ष हो,
लेकिन मतलब विपक्ष का नेता हो, लेकिन आपका इतना पुराना साथ रहा है और उसकी मृत्यु पर आप सीटी बजाते हुए, छड़ी घुमाते हुए चले जाते हो। अगर ये सच है तो इसकी सच्चाई पर मैं कोई मुहर लगाने वाला कोई व्यक्ति नहीं हूं। मैंने जो पुस्तक में पढ़ा उस पुस्तक का मैंने हवाला देकर ये पढ़ा, और ये पूरी उस पर कुछ नहीं बोला। नेहरू जब दिल्ली आते हैं तो दिल्ली आने के बाद जो उनका व्यवहार होता है, दिल्ली एयरपोर्ट पे जब उनको जब वो उतरते हैं तब भी वो उस तरह का जो है उनका व्यवहार जो नेहरू का रहता है वो बहुत ज्यादा ऐसा लगता नहीं है। उस वक्त के पत्रकार यही तथागत राय लिखते हैं कि कोई बहुत ज्यादा दुख हुआ हो उनको इस घटना का, लेकिन तब तक मांग बहुत तेज पकड़ चुकी होती है, जांच की मांग, कि भैया आप ये सीधे इस तरह की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हुई, ये जांच करवाओ, डिटेंशन में मारे गए और आपको जांच करना चाहिए। तो जब जांच की मांग होती है तो जो नेहरू का इस पे नेहरू तैयार नहीं हो रहे होते हैं, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां तब तक जीवित होती हैं, योगमाया देवी, जोगमाया हम उसको हिंदी में यहाँ पे है तो वहां पे जोगमाया या और जा वाला जो बंगाल और इधर हिंदी, बंगाली और हिंदी में डिफरेंस रहता है। तो जोगमाया देवी बड़ी जो कहते हैं भद्रलोक की महिला थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, अंग्रेजी बोलना जानती थी। तो वो जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखती है। उनका सबसे होनहार बेटा उनकी आंखों के सामने चला गया तो उस माँ पे क्या गुजर रही होगी। तो वो नेहरू जी को एक पत्र लिखती हैं कि आप मेरे पुत्र के साथ ये हो गया और मेरे को लगता है कि आपको इसकी जांच करना चाहिए। तो मैं चूंकि मैं देखता हूँ नीचे कमेंट आपके आते हैं कि भाई क्या सबूत है ना, किसने कब लिखा, तो मैं इस बार थोड़ा कागज लेकर आया हूँ, आपकी अनुमति हो तो। बिल्कुल नेहरू ने जोगमाया देवी को क्या जवाब दिया मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो जब जोगमाया देवी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां नेहरू को पत्र लिखती हैं तो नेहरू वो पत्र लिखते हैं 30 जून 1953 को। 23 जून को उनके बेटे की डेथ हुई। बेटे की डेथ के 8 दिन बाद जोगमाया देवी जो है 30 जून 1953 को नेहरू जी को पत्र लिखती हैं। और इस पत्र के जवाब में जो नेहरू लिखते हैं वो प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 22 के पेज नंबर 209 पर। और उस पत्र में नेहरू क्या लिखते हैं इससे मालूम पड़ेगा आपको कि कितना अमानवीय चेहरा भारत के पहले प्रधानमंत्री का हो सकता है, कि जिस मां का बेटा अभी 7 दिन पहले ही जिसका निधन हुआ है, जिसके अभी चिता ठंडी भी नहीं पड़ी है, उसके लिए नेहरू लिखते हैं उस मां को पत्र लिखते हुए कि आदरणीय श्रीमती जोगमाया देवी, आपके बेटे को जेल में नहीं बल्कि मशहूर डल झील के किनारे एक बंगले में रखा गया था। जब मैं 5 हफ्ते पहले कश्मीर गया था तो वहां की सरकार ने, यानी शेख अब्दुल्ला की सरकार ने मुझे बताया कि उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी को सभी सुविधाएं प्रदान की हैं और उनका पूरा ख्याल रखा है। मतलब नेहरू ने कोई जांच नहीं, कुछ नहीं, खुद फैसला सुना दिया कि सुनिए मैडम जोगमाया देवी, आपके बेटे को तो बहुत बढ़िया डल झील के किनारे हमने एक बंगले में रखा था और उसको सारी सुविधाएं मिली थी, सारी सुविधाओं का ख्याल रखा था, और ये बात मुझे वहां की सरकार ने बताई है, इसलिए मैं इसको मान रहा हूं। भाई आप कैसे तय कर सकते हैं? और डल झील, जिसने भी श्रीनगर में डल झील देखी है, डल झील का दायरा कोई, वो ठीक है श्रीनगर के आज बीचों बीच है, लेकिन उसका फैलाव इतनी दूर तक है। डल झील के अंदर ऐसा कहते हैं कि 2 लाख लोग निवास करते हैं अलग अलग टापुओं को मिला के, इतनी बड़ी झील है वो। तो सोचिए अगर उसके एक कोने में जाकर, तो श्रीनगर से 16-17 किलोमीटर दूर हो गया वो इलाका, वहां पे एक पहाड़ी पर एक बंगले में आपने रख दिया और वहां पे कोई देखभाल नहीं हो रहा, और ये आपका तर्क है कि वो तो डल झील के किनारे एक बंगले में रखा था हमने। मतलब आप बड़ा खूबसूरत तस्वीर एक उस मां के सामने पेश कर रहे हो जिसका 8 दिन पहले, जिसका सबसे होनहार बेटा। तो नेहरू जब ये लिखते हैं तो जोगमाया देवी ये दिखावटी पत्र पढ़ के बड़ी दुखी हो जाती हैं। तो मैं फिर हवाला दूंगा 4 जुलाई 1953 को वो नेहरू जी को जो पत्र लिखती हैं, वो पत्र मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा कि एक माँ जिसका अभी कुछ ही दिन पहले बेटा मारा गया, वो प्रधानमंत्री को क्या लिख रही है, ये हर भारतीय को आज इतने सालों बाद मालूम होना जरूरी है कि हम उनको ये मालूम हो कि इस देश के अंदर कितने अमानवीय व्यवहार नेताओं के साथ, जो विपक्ष के नेता थे उनके साथ होता था। जोगमाया देवी 4 जुलाई 1953 की अपनी चिट्ठी में लिखती हैं कि नेहरू जी, आपने अपनी पिछली चिट्ठी में बताने की कोशिश की है कि मेरे बेटे के लिए कश्मीर सरकार ने सब कुछ किया, आपको इस बात पर भरोसा होगा, लेकिन जिन्हें कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए उनकी बात पर मैं कैसे भरोसा करूं। मतलब वो कह रही हैं कि शेख अब्दुल्ला ने आपसे कहा कि भाई हमने तो बहुत अच्छे से रखा था, आपको भरोसा हो सकता है, लेकिन मैं उन लोगों पे भरोसा नहीं कर सकती जिन्हें कटघरे में खड़ा करना चाहिए। वो आगे लिखती है जोगमाया देवी नेहरू को कि आप कहते हैं कि मेरे बेटे से आपको स्नेह था, लेकिन आश्चर्य की बात है कि जब आप कश्मीर में गए थे 4 हफ्ते पहले, तो उससे वहां पर मिलने क्यों नहीं गए? किसने रोका था आपको? मुझे शर्म आती है ये सोचकर
कि आप मुझे बताते हैं कि मेरे बेटे को बंगले में रखा गया था, मैं ऐसे दुष्प्रचार से हिल जाती हूं। मैं एक महान आत्मा की मां होने के नाते एक निष्पक्ष जांच की मांग करती हूं। मैं चाहती हूं कि भारत के लोगों को यह पता चले कि इस दुखद घटना के असली कारण क्या है, जिसे एक स्वतंत्र देश, कोट अनकोट में वो स्वतंत्र देश लिखती है, मतलब ताना मारते हुए कश्मीर के लिए बोलती हैं, कि जिसे एक स्वतंत्र देश में अंजाम दिया गया और जिसमें आपकी सरकार की भी भूमिका है। तो जोग माया देवी इसमें लिखती हैं कि इसमें उस देश को, मतलब कश्मीर को बोलती हैं कि एक आजाद देश बना दिया ना तो आपने उसको, इसलिए बोलती है वो स्वतंत्र देश में इस घटना ये हुई है और इसमें आपकी सरकार की भी भूमिका है। मतलब कश्मीर सरकार भी शामिल है मेरे बेटे की हत्या में या मृत्यु में, और आपकी सरकार भी शामिल है। वही तो मैं आपसे पूछ रही थी तभी। तो अभी ये यहाँ पे उनका पत्र खत्म नहीं होता, ये पत्र उनने के बाद फिर नेहरू जी क्या करते हैं, वो फिर कहते हैं कि नहीं, जांच की जरूरत नहीं है, हमें कश्मीर सरकार की बातों पे भरोसा है। मतलब जैसे जादुई शीशे के अंदर देख रहे हैं। और जब उनकी माँ जो रहती है जोगमाया देवी, जब उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है कि अब ये जांच नहीं होगी, तो वो 9 जुलाई 1953 को एक पत्र लिखती है। उस पत्र में वो चूंकि बहुत भद्र लोग की महिला थी, तो उस पत्र के अंदर वो जो पीड़ा है, जो मर्म है, जो एक माँ का दर्द है, मतलब ऐसा निकल कर सामने आता है। लेकिन उसके साथ राबिया एक बद्दुआ निकल कर आती है, और वो जो बद्दुआ देती है नेहरू को, वो जो बद्दुआ है ना, वो किस भाषा में उन्होंने बद्दुआ दी है नेहरू को, मैं थोड़ा पढ़कर सुनाना चाहूंगा। जब वो 9 जुलाई 1953 को नेहरू को जो पत्र लिखती है, उसमें वो लिखती हैं कि नेहरू जी, मैंने एक निष्पक्ष जांच की मांग की थी, ना कि आपका कोई निष्कर्ष मांगा था। आखिर आपको एक खुली और निष्पक्ष जांच से दिक्कत क्या है? मेरे पास पक्के सबूत हैं जिनसे यह साबित हो सकता है कि इस मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन आपने मेरे बेटे की मृत्यु के मामले में उन सबूतों को ना जानने की ना समझने की कोई कोशिश नहीं की। आप सबूतों का सामना करने से डरते हैं। आगे जोगमाया देवी लिखती है नेहरू जी को कि मैं कश्मीर की सरकार को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मानती हूं और यह आरोप भी लगाती हूं कि आपकी सरकार भी इसमें शामिल है। और उसके आगे जो लिखती हैं वो बद्दुआ थी। जोगमाया देवी एक तरह से नेहरू को बद्दुआ देती हुई लिखती हैं, लेकिन एक दिन सच सामने आएगा। वो लिखती हैं कि लेकिन एक दिन सच सामने आएगा, एक दिन आपको भारत के लोगों को और स्वर्ग में भी भगवान को जवाब देना होगा। तो आज जब नेहरू के खिलाफ सबूत निकलते हैं ना, और जब नेहरू के कच्चे चिट्ठे खुल जाते हैं, तो ये जोगमाया देवी का ही श्राप है जी। जो वो देकर गई थी कि आज आप बच गए, आप ताकतवर हो, आप दोषी हो, कश्मीर की सरकार दोषी है, मेरे बेटे की मृत्यु के पीछे है वो, लेकिन आज आप जवाब देने से बच रहे हो, आज आप निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन आपको भगवान के घर में और इस देश की जनता के सामने जवाब देना होगा। तो जब नहीं पार्लियामेंट में कांग्रेस के नेता बिलबिलाते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कि हर बात में नेहरू 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 क्यों करते हो, तो इसलिए करते हैं क्योंकि ये जोगमाया देवी का श्राप है जो इतने साल बाद आज भी वो पीछा नहीं छोड़ता है नेहरू का। आज देश की जनता रोज नेहरू से किसी ना किसी बात पे जवाब मांगती है। लेकिन प्रखर जी, मुझे एक बात बताएं, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि कभी ट्रायल क्यों नहीं हुआ, डिटेंशन में थे तभी, जब जोगमाया जी ने भी लिखा था कि आप कश्मीर गए थे, आप उनसे मिलने भी नहीं गए, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि दो उतने बड़े लेवल के पॉलिटिकल लीडर्स एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं वहां जाने के बाद? वो इसलिए नहीं मिल रहे हैं, और ना कि नेहरू गए थे, बल्कि उस समय कैलाशनाथ काटजू गृह मंत्री हुआ करते थे देश के, वो दोनों गए थे और दोनों उनने जरूरी नहीं समझा श्यामा प्रसाद मुखर्जी से मिलना। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, क्या खतरा था उन्हें? नहीं भाई, जेल में कोई व्यक्ति बंद है, जरूरी नहीं है मिले, मतलब ठीक है, नहीं मिले, उनकी इच्छा थी, ठीक नहीं मिले, इसमें हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन जो जहां तक आप जांच की बात कर रहे हो, तो जब ये पूरी जांच की मांग होती है और एक माँ बार बार चिट्ठियां लिख रही है, और मतलब समझ लीजिए 23 जून को उनकी मृत्यु हुई रहस्यमय, और 9 जुलाई तक उनकी माँ ने हथियार डाल दिए। 9 जुलाई तक उनकी माँ ने हाथ जोड़ लिया कि भैया अब तो तुम मेरी कोई जांच वाच कर नहीं रहे हो, तो उनने बद्दुआ देकर उनने फिर अपना पत्राचार बंद कर दिया। लेकिन जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक बड़ा ही रोचक पत्र, ऐसा पत्र प्राप्त हुआ नेहरू का लिखा हुआ, जो शेख अब्दुल्ला को उन्होंने लिखा था। अच्छा। और इस पत्र को पढ़कर ये साफ समझ में आ जाता है कि कोई बड़ा गेम उस दौर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, अभी भी बिल्कुल सिलेक्टेड वर्क्स और जवाहरलाल नेहरू के अंदर छपे हुए हैं। जो प्रधानमंत्री संग्रहालय, जो पहले नेहरू मेमोरियल के नाम से जाना जाता था, उसकी फाइलों के अंदर नेहरू जी की साइन के साथ बकायदा, तो जो लोग ये सवाल पूछेंगे कि कहाँ है तो जाके देख लीजिए और पढ़ लीजिए। नहीं, पेज नंबर बताऊंगा। हाँ। आप मुझे अनुमति देंगे? लिखते हैं लोग, नहीं पेज, इसलिए मैं बैठा हूँ, इसलिए आज मैं लेकर बैठा हूँ।
कहाँ लिखा है, अब मैं कौन बता सा देता लेटर हूं। है? तो जब ये पूरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमय मृत्यु को लेकर जांच की मांग चल रही थी, उनकी मां बार बार जोगमाया देवी नेहरू जी को पत्र लिख रही थी और भारतीय जनसंघ और आरएसएस उस समय आंदोलन कर रहा था इसकी जांच की मांग को लेकर, और पूरा शक शेख अब्दुल्ला की सरकार पे था। तो 29 जून 1953 को उनकी मृत्यु के 6 दिन बाद जवाहरलाल नेहरू शेख अब्दुल्ला को एक लेटर लिखते हैं। शेख अब्दुल्ला कश्मीर के जो मुखिया रहते हैं उनको, और ये लेटर प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 22 के पेज नंबर 200 पे, जिसको भी शक हो जाके पढ़ ले। तो इसमें नेहरू लिखते हैं शेख अब्दुल्ला को कि शेख साहब, कुछ लोग डॉक्टर मुखर्जी की मौत का फायदा उठाना चाहते हैं और इस मामले में जांच की मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको यह बयान देना चाहिए कि डॉक्टर मुखर्जी को कहां रखा गया था, उन्हें बाग में यानी बगीचे में घूमने की आजादी दी गई थी और वो किन किन लोगों से मिलते थे। शेख साहब, डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी मां को एक टेलीग्राम किया था जिसमें उन्होंने खुद को स्वस्थ बताया था, यानी फिट बताया था। आपको ये सारे फैक्ट्स जमा करके इन्हें प्रकाशित करवाना चाहिए। तो मैं यहां पर राव्या सवाल उठाना चाहता हूं कि एक सरकार पर, एक राज्य सरकार पर हत्या का आरोप लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है और ये सामान्य मृत्यु नहीं, हत्या नहीं है। उस सरकार को कटघरे में खड़े करने के बजाय हमारा देश का तत्कालीन प्रधानमंत्री उस सरकार के मुखिया को एक पत्र लिखता है और ये आइडियाज देता है। क्या क्या आइडियाज देता है कि आप क्या बयान देंगे। वो कहते हैं शेख अब्दुल्ला को आप बयान दो कि डॉक्टर मुखर्जी को अच्छे घर में रखा गया था, उन्हें बगीचे में घूमने की आजादी थी और वो किन किन लोगों से मिलती थी। और फिर बोलते हैं कि वो टेलीग्राम निकालो जो डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी मां को भेजा था कि मैं पूरी तरह से फिट हूं, और वो टेलीग्राम निकाल के छपवा दो। एक बात बताइए राव्या, आज भी हम सब एक एज में पहुंच गए हैं, हमारे माता पिता बुजुर्ग हैं, अगर मान लीजिए हम कहीं रहते हैं तो क्या हम अपनी मां को टेलीग्राम में ये लिखेंगे कि मां मैं बहुत परेशान हूं, जिससे हमारी बुजुर्ग मां और परेशान हो जाए? तो कोई भी व्यक्ति जब अपने घर परिवार में ऐसी विपरीत परिस्थितियों में रहता है तो वो बताता नहीं है, वो लिखता है नहीं आप मां आप चिंता मत करो, मैं यहाँ पे स्वस्थ हूं। सोचिए, अपनी मां को दिलासा देने के लिए उन्होंने कोई टेलीग्राम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भेजा होगा कि मां तू चिंता मत कर, मैं यहाँ पे ठीक हूं, तू घबरा मत। उसको ये लोग हथियार बनाकर सबूत के तौर पर पेश करना चाह रहे थे। इससे घृणास्पद कार्य कोई नहीं हो सकता। तो ये आप जांच तो करवा ही नहीं रहे हो, और जांच ना करवाकर आप जो है उस आरोपी सरकार को आइडियाज दे रहे हो कि भाई तुम कैसे बच सकते हो। अब देखिए क्या होता है, मैं भी थोड़ा सा इसको भी समझना जरूरी है कि बंगाल में आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा था। तो विधान चंद्र राय जो बंगाल के मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर विधान चंद्र राय, वो खुद एक डॉक्टर थे और बहुत माने हुए डॉक्टर थे, गांधी जी के डॉक्टर हुआ करते थे। तो विधान चंद्र राय नेहरू जी को लिखते हैं पत्र में कि आप जांच नहीं करवा रहे हैं, लेकिन बंगाल में बहुत ज्यादा आक्रोश है और बार बार मेरी सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि जांच करवाओ। तो देखिए वो विधान चंद्र राय को नेहरू जी क्या सवाल जब पत्र लिखते हैं, वो पत्र भी मैं पेज नंबर लिख के लाया हूं आपके दर्शकों के लिए जो मुझ पर अक्सर शक करते हैं। तो 29 जून को ही पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय को नेहरू जो पत्र लिखते हैं, वो पत्र प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 22 के पेज नंबर 205 पर। इस पत्र में नेहरू क्या लिखते हैं, देखिए। विधान चंद्र राय को लिख रहा है कि मैं लोगों की भावनाएं समझता हूं, लेकिन हम लोगों की भावनाओं से सरकार नहीं चला सकते। नेहरू जी आगे लिखते हैं कि आप चाहें तो श्रीनगर चले जाएं, लेकिन जांच कमीशन बनाने से कश्मीर के लोगों पर घातक प्रभाव पड़ेगा। वो इसे अपने राज्य में केंद्र सरकार का दखल समझेंगे। नेहरू आगे लिखते हैं कि मुझे नहीं पता कि जांच कमीशन कैसे जांच करेगा। हो सकता है कि वो इस नतीजे पर पहुंच जाए कि डॉक्टर मुखर्जी के इलाज में थोड़ी सी लापरवाही हुई या डॉक्टर देर से इलाज करने आए। मतलब यहां पर नेहरू जी खुद मान रहे हैं कि अगर मैं जांच कमीशन बनाऊंगा तो जांच कमीशन इस नतीजे पे पहुंच जाएगा कि इलाज में लापरवाही हुई, डॉक्टर देर से पहुंचे। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो लिखते हैं, जो आज की पीढ़ी को मालूम होना चाहिए, कि अगर हम जांच कमीशन बनाएंगे तो कश्मीर के लोगों को यह लगेगा कि उनके राज्य में दखल दिया जा रहा है। इसे कहते हैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स, मुस्लिम तुष्टीकरण। शेख अब्दुल्ला की सरकार कटघरे में खड़े करोगे, जांच करवाओगे तो कश्मीर के लोगों को दुख होगा जी। अरे कश्मीर के लोगों को दुख होगा, बंगाल का इतना बड़ा नेता मारा गया। बंगाल क्यों बोलूं, क्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मैं बंगाल की सीमाओं में बांधूं? देश का इतना बड़ा नेता मारा गया और तुम्हें यह चिंता है कि कश्मीर के लोग सोचेंगे कि हमारे मामले में दखल दे रहे हो जी। कश्मीर क्या कोई अफ्रीका में आता है?
कश्मीर क्या कोई यूरोप में आता है? कश्मीर क्या क्या ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है भारत का हिस्सा था ना, और रहेगा, हमेशा था। वहां की जनता को क्यों इस पे तकलीफ हो सकती है? और हो तो हो, इतना बड़ा कांड वहां पर हुआ, देश का इतना बड़ा नेता मारा गया, उसकी जांच अगर आप करवाओगे, जांच आयोग बनाओगे, तो कश्मीर के लोगों को दुख होगा। शेख अब्दुल्ला से दखल समझेंगे कश्मीर को। ये जो है ना, ये जो व्यवहार है, इसीलिए आज कांग्रेस लुप्त है बंगाल में। मतलब वो दूरबीन लेकर भी कांग्रेस ढूंढो ना, बंगाल में मिलती नहीं है। यही पाप है, यही जोगमाया देवी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थी, उनका जो श्राप है ना, ये आज भी कांग्रेस को लगा हुआ। एक बात बताएं आप, नेहरू जैसे आप अभी बता रहे हैं, और हम सब ये जानते ही हैं कि नेहरू तो उन्हें कैबिनेट में मिनिस्ट्री दी थी, करेक्ट, लेकिन उसके बाद भी वही उनके मौत का कारण बने कहीं ना कहीं। तो ये मौत का कारण मैं डायरेक्ट तो नहीं कहूंगा कि मौत का कारण बने, लेकिन कहीं ना कहीं रहस्य है, और अगर शक था तो भाई आपको जांच करवानी चाहिए थी। तो ये दोस्ती कहां से शुरू हुई और ये दुश्मनी दोस्ती जैसा कुछ नहीं था कभी भी, दोनों की विचारधाराएं बहुत अलग थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदूवादी विचारों के नेता थे, और कभी वो कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे, वो हिंदू महासभा के नेता थे जी। और नेहरू जी हमेशा से कांग्रेस में ही रहे। लेकिन जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तो उसके ठीक पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और कांग्रेस ने मिलकर, कांग्रेस और हिंदू महासभा ने मिलकर जब बंगाल का विभाजन करवा दिया था। नहीं तो पूरा बंगाल जो था, क्योंकि बंगाल में मुस्लिम आबादी थोड़े से परसेंटेज से ज्यादा थी, तो पूरा बंगाल पाकिस्तान में मिल सकता था जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि नहीं, बंगाल पूरा पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। बंगाल अगर आपको बांटना है तो पहले बंगाल को बांट दो, जो हिंदू बहुल बंगाल है वो भारत के साथ रहेगा, और जो बंगाल मुस्लिम बहुल है वो आप लोग, पूरा बंगाल पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। तो गांधी जी और नेहरू, सरदार पटेल, सभी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का समर्थन किया, और बंगाल का विभाजन इन लोगों ने मिलकर करवा दिया, जिससे बंगाल आज जो कलकत्ता, जो हमारे पास पश्चिम बंगाल है, वो अगर बचा रहा, भारत में रहा, तो उसके पीछे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का योगदान है। तो इस योगदान को उस दौर में नेहरू ने भी माना, सरदार पटेल ने भी माना, और गांधी ने भी उनकी इस मामले को लेकर प्रशंसा की। तो इस कार्य को देखते हुए, और चूंकि सरकार कोई बनाई तो कोई चुनाव तो हुए नहीं थे कि भाई चुनाव हो गए थे इसलिए आपको सरकार, अंग्रेजों ने सत्ता सौंपी, उनने भारतीयों को सत्ता सौंप दी। तो निश्चित तौर पर कोई ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस का कोई बपौती थी ये देश, इसलिए अन्य दलों के लोगों को भी शामिल किया गया, B.R. अम्बेडकर साहब को किया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किया गया, तो उन्होंने मिलकर काम किया। लेकिन क्या हुआ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ इनका नेहरू जी के साथ ही काम करते रहे। नेहरू जी भी औद्योगिक विकास इस देश का चाहते थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस दिशा में अच्छा कार्य कर रहे थे। तो नेहरू जी ऐसे कई मौके मिलते हैं जब मंत्रिमंडल में रहते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नेहरू जी बहुत प्रशंसा करते हैं कि जो फैक्ट्रीज खुल रही हैं, जो लोहे के कारखाने खुल रहे हैं, तो इसको लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रशंसा भी करते हैं उस दौर में नेहरू। लेकिन दोनों के बीच में विवाद ऐसे शुरू होता है कि 1949 के आखिर में, 1949 के लास्ट में और 1950 की शुरुआत में, जो पूर्वी पाकिस्तान होता है, ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहां पर हिंदुओं के खिलाफ, बंगाली हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त हिंसा शुरू हो जाती है, और बड़ी तादाद के अंदर कहते हैं कि 50 से 60 हजार हिंदुओं का कत्ल हो जाता है। हम लोग ये समझते हैं कि 47 में दंगा हुआ होगा 47 बंटवारे में, नहीं, ये दंगे बार बार बहुत हिंदू विरोधी दंगे लगातार होते रहे। तो 49-50 के अंदर जो दंगा पूर्वी पाकिस्तान में होता है, जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, तो उसको दंगे के बाद जब हजारों लोग मारे जाते हैं, तो कई बंगाली हिंदू भाग भाग के पूर्वी पाकिस्तान से कलकत्ता और बंगाल के शहरों में आ जाते हैं जी। तो ये एक बड़ा राजनीतिक विवाद का विषय बन जाता है। तो इस समस्या का समाधान सारे लोग चाहने लगते हैं। सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था कि हमें पाकिस्तान को कड़ा जवाब देना चाहिए, अगर युद्ध की जरूरत भी पड़ती है तो हमें युद्ध छेड़ना चाहिए। और सरदार पटेल तक तो ये तक कहते हैं कि जितने आपने हिंदू भेजे हैं भारत में पूर्वी पाकिस्तान से, उतने हिंदू बसाने के लिए अपने हिस्से की जमीन हमको दो। पूर्वी पाकिस्तान में आप जमीन दे दो, हम वहां पे बसाएंगे, ये नहीं चलेगा। और जमीन नहीं दोगे तो फिर हम इतने ही मुसलमान आपको है ना पूर्वी पाकिस्तान भेज देंगे। तो सरदार पटेल इतना उग्र रूप ले लेते हैं उस पूरी घटना में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी यही उग्र रूप होता है। वो पार्लियामेंट में कहते हैं कि अगर आप ये शरणार्थी नहीं रोक सकते तो आप पाकिस्तान पे हमला बोल दो। हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे, इतने भाग भाग के आ रहे, अर्थव्यवस्था भी हमारी बिगड़ रही है। तो यहां से डिफरेंसेस पैदा होते हैं। फिर नेहरू जी सबकी सलाहों को नजरअंदाज करके पाकिस्तान के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं लियाकत अली खान, उनके साथ एक समझौता कर लेते हैं दिल्ली में, जिसे नेहरू लियाकत पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समझौते के खिलाफ, और एक नियोगी साहब होते हैं, एक और मंत्री थे बंगाल से ही आते थे, ये दोनों नेहरू सरकार से इस्तीफा दे देते हैं
और अपने पूरे इस्तीफे के अंदर वो सारी वजह बताते हैं। इसी दौर में ये 1950 के अंदर 51 में घटना हो जाती है। इसी 1950-51 में नेहरू जो है एक हिंदू कोड बिल लेकर आते हैं पार्लियामेंट के अंदर कि हिंदुओं के अंदर ये समाज के ऊपर ये नियम लागू होंगे। कोई डॉक्टर अंबेडकर उस बिल को, हिंदू कोड बिल डॉक्टर अंबेडकर ने तैयार किया था। मैं मानता हूं उस कोड बिल में कोई बुराई नहीं थी, मतलब उसमें जैसे 2 शादी नहीं कर सकते हिंदू, संपत्ति में से बेटी का भी हक होगा, शादी की एक उम्र तय होगी, ठीक है, गुड, अच्छी बात है अगर एक आप कानून लाके। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस बिल का विरोध इसलिए करते हैं, वो ये नहीं कहते कि ये कानून गलत है, वो ये कहते हैं कि हिंदू कोड बिल अकेला क्यों, अगर 2 शादी करने का इतने नुकसान है तो भाई मुसलमान को भी तो नुकसान होगा ना। अगर मान लो कोई हिंदू 2 शादी करता है पुरुष, तो 2 शादी करने का नुकसान हिंदू पुरुष को ही क्यों होता है, वैलिड पॉइंट, मुसलमानों को भी होता है। तो उनका ये कहना था कि आप ये हिंदू कोड बिल मत लाइए, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आइए, यूसीसी, समान नागरिक संहिता, जो आज असम के अंदर पारित हो गई है, उत्तराखंड, गुजरात, 3 राज्यों में हो गया, गोवा में पहले से। तो वो कहते हैं हिंदू कोड बिल नहीं, आप सबके लिए समान देश समान कानून बनाओ ना। ये क्या है कि विशेष सुविधा मुसलमानों को मिली हुई है, शरिया की क्यों मिली, तो यहां लेकर वो संसद के अंदर तगड़ी बहस करते हैं और इतने जबरदस्त भाषण में। तो अगर मैं कहूंगा, अगर कोई अच्छे दर्शकों को पढ़ने लिखने का शौक है तो हिंदू कोड बिल की वो बहस निकालें और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो भाषण है पार्लियामेंट में, वो पार्लियामेंट की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ऑनलाइन पढ़े हुए भाषण पढ़े, जबरदस्त भाषण है, मतलब नेहरू बैकफुट पर आ गए उन भाषणों से। तो वहां इन दोनों के बीच में विवाद और बढ़ गया। फिर भारतीय जनसंघ की उन्होंने स्थापना कर ली। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना उन्होंने गुरु गोलवलकर, जो द्वितीय सरसंघचालक थे आरएसएस के, उनके सहयोग से की गई थी। तो संघ के जो प्रचारक थे कई, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, दीनदयाल उपाध्याय, ये सब संघ छोड़कर भारतीय जनसंघ में शामिल हो गए। तो आरएसएस से हाथ मिला लिया था उन्होंने, तो आरएसएस तो भाई साहब नेहरू जी अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। तो ऐसे करते करते एक बड़ी राजनीतिक दुश्मनी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नेहरू जी के बीच में हो चुकी थी 1953 तक। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी सामने आता है कि जुलाई 1953 में श्यामा प्रसाद जी की मौत के बाद कुछ हफ्ते बाद ही शेख अब्दुल्ला को नेहरू ने गिरफ्तार करवाया। ये कोइंसिडेंस था या शेख बहुत कुछ जानते थे उनके बारे में? नहीं, क्या था ये बहुत मजेदार बात है। उसको सबसे आश्चर्य की बात है कि भारत में बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। असल में जब ये, इसके पीछे भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु एक बड़ी वजह है। हाँ। इसको थोड़ा सा आप इसका पूरा क्रोनोलॉजी समझिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक उग्र आंदोलन छेड़ते हैं, करेक्ट, 370 के खिलाफ, जो स्पेशल स्टेटस कश्मीर को मिला हुआ है। शेख अब्दुल्ला उसको दबाने के लिए जो हिंदुओं को फायरिंग करता है, वो एक बड़ा मुद्दा बना देते हैं। वो उसका आंदोलन का विरोध करने के लिए जाते हैं, वहां पर उनकी रहस्यमय मृत्यु हो जाती है। पूरे देश में जो है वो शेख अब्दुल्ला और 370 और पूरे कश्मीर में जो स्पेशल स्टेटस है इसको लेकर एक माहौल बन जाता है। तो नेहरू यहां से घबराना शुरू होते हैं कि ये गड़बड़ मामला हो रहा है। इसी बीच में शेख अब्दुल्ला एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर रहा होता है उस दौर में। इस पे हम कभी एक अलग दिन पॉडकास्ट अवश्य करेंगे, पूरी शेख अब्दुल्ला की पूरी राजनीति में। शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान के संपर्क में, बैकडोर चैनल से पाकिस्तान के संपर्क में होता है और वहां पर पाकिस्तान के साथ मिलकर वो पूरा षड्यंत्र रचकर, पाकिस्तान सरकार के साथ मिलकर कश्मीर को आजाद घोषित करने का प्लान बना रहा होता है। इसी बीच में अमेरिका के जो राजदूत भारत में होते हैं उनके साथ एक गुप्त मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर वो एक शेख अब्दुल्ला कहता है कि क्या मैं एक अलग देश बनाऊंगा तो कैसे इसको हम कर लेंगे। तो वो मतलब वो पूछता है राजदूत कि आप अलग देश तो बना लोगे, कैसे करोगे? बोला मैं स्विट्जरलैंड मॉडल पे काम करना चाहता हूँ कि स्विट्जरलैंड की तरह मैं जो है उसको एक वो बना दूंगा, टूरिज्म के आधार पर मैं इसको करूंगा और भारत और पाकिस्तान दोनों से अच्छे संबंध रखूंगा और कश्मीर को मैं अलग देश बना दूंगा, भले ही जम्मू वम्मू मिले ना मिले मुझे। और इसके लिए उस वक्त की जो ईद होती है 1953 की जो ईद आने वाली होती है, उसमें वो ये प्लान करता है कि उस दिन वो कश्मीर को एक आजाद देश घोषित कर देगा। माफ कीजिएगा, ये प्रखर श्रीवास्तव अपने मन से नहीं बोल रहा है। जब शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ जब केस चला, उस केस में भारत सरकार, नेहरू सरकार ने ये सब दलीलें जो मैं अभी दे रहा था, ये नेहरू सरकार ने कोर्ट में दी शेख अब्दुल्ला के षड्यंत्र के बारे में। तो शेख अब्दुल्ला इतना बेलगाम हो चुका था कि भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी मर गए तो भी मेरी जांच नहीं हो रही है, मैं जैसे चाहूं कश्मीर को चला रहा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं आजाद मुल्क बनाने के प्लान पे काम करने लग गया वो।
लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो गया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो मृत्यु थी, उसने ताबूत में आखिरी कील का काम किया, तो नेहरू को समझ में आ गया कि अब अगर मैंने इस नीति को आगे बढ़ाया तो घातक हो जाएगा मेरी राजनीति के लिए। तो इसके बाद जो परिवर्तन होते हैं, वो पहला परिवर्तन ये होता है कि परमिट खत्म हो जाता है। मतलब 370 का स्टेटस खत्म नहीं होता, लेकिन परमिट खत्म हो जाता। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान है वो काम आता है और परमिट खत्म हो जाता है। और शेख अब्दुल्ला की जब हद से ज्यादा साजिशें बढ़ जाती हैं तो शेख अब्दुल्ला को नेहरू गिरफ्तार कर लेता है। मैं यहाँ पे इस बात का और उल्लेख करना चाहूंगा कि आजाद भारत में अगर किसी ने पहला अपना प्राणों, अगर गांधी जी के बाद मान लें हम, तो पहला किसी ने प्राणों का बलिदान दिया है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। ये कई बार जो मैं देखता हूँ, राहुल प्रियंका अपने भाषणों के अंदर, सोनिया जी भी अपने भाषणों के अंदर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बलिदान की बात करते रहते हैं, लेकिन अगर किसी राजनीतिक कारण से पहला कोई बलिदान देता है इस देश की एकता और अखंडता के लिए, तो वो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी नहीं थे। मतलब उन्होंने दिया होगा जैसा कांग्रेस कहती है, लेकिन आजाद भारत में पहला देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान होने वाले कोई नेता थे तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो इस चीज को भुलाया जाता है। और आज जब 370 हट गई, तो उस दिन तो मैंने ट्वीट किया था 370 हटी तो सब लोग मोदी सरकार को बधाई दे रहे थे और अमित शाह जी को बधाई दे रहे थे, लेकिन मैं उस दिन अपने आप को रोक नहीं पाया, मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करने से। तो लोगों ने बोला अरे सब तो मोदी जी और शाह जी को बधाई दे रहे हैं। मैंने नहीं, ठीक है, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन अगर एक व्यक्ति है इसके पीछे जिसने अपना बलिदान दिया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। तो वो मैं मतलब आज अगर कश्मीर भारत का हिस्सा है और बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर इसको कोई इसको गलत नहीं मानना चाहिए और किसी को मेरी बात से लग रहा है कि मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं, तो वो अच्छा एक ईमानदारी से अपना निष्कर्ष निकाले और पढ़े लिखे। अगर भारत आज, कश्मीर अगर भारत का आज हिस्सा है तो इसके पीछे भारतीय सेना का तो योगदान है ही, लेकिन उसके अलावा किसी एक व्यक्ति का योगदान है, तो वो अमर बलिदानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है। और मुझे तब और खुशी होगी जब भारत में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी, यूसीसी, तब जो आखिरी उनका सपना था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कि एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, वो उस दिन पूरा हो जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि बीजेपी इसको पूरा करेगी। सपना तो पूरा कर लिया 370 हटा के, अब ये भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। प्रखर जी, अब वी कम टू एंड ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन, है ना, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो एंड में ये आता है कि आज तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे यह आरोप लगता है कि आज़ादी से पहले उन्होंने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी। तो अब ये कितना सच है, कितना प्रोपेगेंडा है, और ये आज तक क्यों चला आ रहा है ये आरोप? देखिए, सबसे पहले तो मैं जवाब दे दूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कभी भी बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई। मुझे इतना आश्चर्य होता है, इतनी हंसी आती है। मतलब आम जनता तो छोड़िए, देखिए इसके नीचे भी कमेंट लिखेंगे लोग, मैं आपको जानता हूँ, इस पॉडकास्ट के नीचे भी लोग कमेंट लिखना शुरू कर देंगे, अगर उन्होंने पूरा नहीं सुना होगा, लिख डाले होंगे अभी तक तो कई लोगों ने। मुझे इतना आश्चर्य होता है कि आम जनता को मैं क्या दोष दूं। सोचिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस जैसी इतनी पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, कर्नाटक सरकार में मंत्री रह चुके हैं, ना जाने कितने साल के विधायक, ना जाने कितनी बार के सांसद रह चुके हैं, और राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता हैं। और अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा के अंदर वो बोले कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी। मुझे तो बीजेपी का बड़ा दिल है कि उनपे उसी वक्त उन्होंने जो है उसको गलत जानकारी देने का आरोप लगा कि उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया। मतलब सोचिए, खड़गे जी जैसा इतना वरिष्ठ, इतना बुजुर्ग नेता ऐसी बातें करते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी। क्या मालूम कौन इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग हैं कांग्रेस में जिनके भाषण लिखते हैं, या ये खुद इतने पढ़े लिखे नहीं है ये लोग। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कभी भी बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई। किसके साथ बनाई और कैसे बनाई वो मैं बता देता हूं। देखिए, फजलुल हक करके, फजलुल हक एक बहुत बड़े नेता थे बंगाल के, उनकी पार्टी का नाम था कृषक प्रजा पार्टी, KPK। वो पार्टी जो थी वो मजदूरों की और किसानों की तरफदारी करने वाली एक पार्टी थी। उसके नेता थे फजलुल हक, ठीक है। फजलुल हक और मुस्लिम लीग मिलकर सरकार चला रहे थे बंगाल में 40 के दशक की शुरुआत में। इनकी आपस में लड़ाई हो गई, फजलुल हक की और मुस्लिम लीग की सरकार की। तो ये अलग अलग हो गए। फजलुल हक अल्पमत में आ गए,
कृषक प्रजा पार्टी, जी और मुस्लिम लीग की नीतियों से वो नाराज हो गए। जो अलगाववाद की नीतियां थी, सांप्रदायिक नीतियां थी, फजलुल हक ने उसका विरोध किया और मुस्लिम लीग से वो अलग हो गए। जब वो अलग हो गए तो उनकी कृषक प्रजा पार्टी के साथ मिलकर हाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार का गठन किया। उस सरकार को कहते थे श्यामा हक गठबंधन। फजलुल हक का हक और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का श्यामा, श्यामा हक गठबंधन सरकार। और वो सरकार जो थी वो हिंदू महासभा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसके नेता थे, जी कृषक प्रजा पार्टी जिसके नेता फजलुल हक थे, इन दोनों ने मिलकर बनाई। और तीसरी पार्टी मालूम कौन थी उसमें? उसमें तीसरी पार्टी थी फॉरवर्ड ब्लॉक, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पार्टी थी। ये 3 पार्टियों का गठबंधन था जो सरकार चलाता था, और मुस्लिम लीग उस सरकार में नहीं थी। उल्टा मुस्लिम लीग तब विपक्ष में बैठी हुई थी। तो ये इतना बड़ा झूठ है जिसको नहीं कहते वो हिटलर का जो गोबेल्स जो उसका वो था प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, वो कहता था ना कि एक झूठ को जब आप 100 बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं तो सच बन जाता है। ये वही है। और मैं चुनौती देता हूं, खुले चुनौती देता हूं इस मंच से जो आपका पॉडकास्ट है, कि कोई ये साबित कर दे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में सरकार बनाई थी। मैं पॉडकास्ट देना छोड़ूंगा। मतलब इतने मूर्खों का ये देश है, या एक पूरा इकोसिस्टम लोगों को मूर्ख बनाकर बैठा हुआ है। आप सिंपल गूगल में टाइप कीजिए और लिखिए फजलुल हक चौधरी किस पार्टी के नेता थे जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब उनके साथ सरकार बनाई थी, तब वो किस पार्टी के नेता थे। वो आगे पीछे मुस्लिम लीग में रहे होंगे, जब रहे होंगे तब रहे होंगे। जिस सरकार के साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री बने थे, जिस सरकार में बंगाल में, वो फजलुल हक की पार्टी कृषक प्रजा पार्टी की सरकार थी। लेकिन और आज तक ये प्रोपेगेंडा चला आ रहा है। क्या प्रोपेगेंडा, क्या आप बात कर रहे हो कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा नेता जिसकी उम्र 80 साल के ऊपर है, वो राज्यसभा में बोल देते हैं और बीजेपी विरोध करती है, तो वो शायद वो हटा भी दिया गया शायद कार्रवाई से वो विषय। लेकिन अगर मुझे मौका मिलता, मैं अगर राज्यसभा में अगर मेरा बस चल रहा होता, अगर मैं सलाह दे पाता, तो मैं बोलता इनको बकायदा इनके ऊपर तो संसद के अंदर झूठी जानकारी देने का निंदा प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। और इनको संसद के अंदर, देखिए लोकसभा के अंदर आप गलत जानकारी नहीं दे सकते, संसद के अंदर, लोकसभा राज्यसभा में अगर आप इतने वरिष्ठ सदस्य होकर कांग्रेस के वो नेता, संसदीय दल के नेता होकर, कांग्रेस अध्यक्ष होकर आप इतनी झूठी जानकारी दे रहे हैं, इतनी गलत जानकारी दे रहे हैं, तो आप पे तो आपको तत्काल निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए था और उनको पार्लियामेंट के अंदर माफी मांगनी चाहिए थी। जी। और बिल्कुल इस तरह की बातें करते तो मल्लिकार्जुन खड़गे करते तो ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकले कांग्रेस की जो पौध है और जो लेफ्ट लिबरल जो अपने इनके जो कॉमरेड इनको जो भी पढ़ा देते, उनसे क्या उम्मीद रखेंगे? आप इसी तरह की बातें करेंगे बेहुदा ढाई। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अगेन, आप आए और आपने ये जो टॉपिक है इस पर रोशनी डाली, क्योंकि जैसे हमने बात की, हम इतना जानते नहीं है इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में। डेथ्स काफ़ी सारी हुई है और दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्स्पिरेसी डेथ। अब ये हम नहीं जानते, ना आरोप लगा सकते हैं कि कैसे हुआ। कई सारी थियोरीज हो सकती है नेग्लिजेंस की वजह से हुआ या जानबूझकर हुआ, ये लोग अपना अपना अनुमान लगाएं, क्योंकि स्टोरी तो आपने सारा सामने रख ही दिया है, प्रूफ विद पेपर्स, विद लेटर्स, विद एवरीथिंग। एंड आई थिंक दिस वाज ओनली द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज शो कि रियलिटी हम सामने लेके आए, है ना। थैंक यू अगेन सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी।